हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारथा। आइए जानते हैं कि सीयूटी के थ्रू डीयू में एडमिशन कैसे लेते हैं। बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ें, तो उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर क्या है, तो उसका आज हम जानेंगे कि इसमें डीयू में एडमिशन लेने के लिए कंप्लीट प्रोसीजर क्या है। तो आज के हमारे जो डिस्कस करेंगे टॉपिक उसमें क्या है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में का रियल कंपटीशन कितना है और टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और उसके जो स्टूडेंट्स कौन कौन से सब्जेक्ट वहाँ कौन कौन से डोमेन के लिए चूज करते हैं, तो ये भी जानेंगे। उसके बाद देखेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का कंप्लीट प्रोसेस क्या है, उसके मेजर स्टेप्स क्या क्या हैं, और इसमें कौन कौन से मेजर कॉम्बिनेशन है जो आप जिस स्ट्रीम में भी एडमिशन लेना चाहोगे। ठीक है, तो और इसके अलावा हम इसमें जानेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए कट ऑफ क्या क्या होंगी डिफरेंट स्ट्रीम्स के लिए। और ये आप उसके बाद देखोगे कि आप इसके अगर आपने सीयूटी का एग्जाम दे लिया, उसके बाद आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना है तो कैसे भरेंगे। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक पोर्टल है जिसे CSAS पोर्टल कहते हैं, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। ठीक है, तो इसके बारे में भी जानेंगे और देखेंगे कि इसमें हमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से जरूरत होते हैं जब आप फॉर्म भरोगे डीयू का। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, इसमें कहा गया है कि जब फर्स्ट टाइम सीयूटी का एग्जाम हुआ था तो ऑलमोस्ट मोर देन 26 स्टूडेंट ने अप्लाई किया था, कितनी 80,000 सीट्स के लिए। लेकिन उसके नेक्स्ट ईयर ही ये बढ़ के कितना हो गया था, 28.3 लाख स्टूडेंट ने अप्लाई किया है। लेकिन जो दिस ईयर है, अब इस बार कितना एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, अब इस बार एक्सपेक्ट है कि मोर देन 30 लाख स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हो कि इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इसमें नीट के बच्चे और जेई के बच्चे भी अप्लाई करते हैं। तो अब देखते हैं कि इसका एडमिशन प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप सबसे पहले सीयूटी का फॉर्म आओगे तो उसके लिए फॉर्म अप्लाई करोगे, जिसे सीयूटी रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं। उसके अलावा आप क्या करोगे, उसका एग्जाम दोगे, एग्जाम का आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद आप डिफरेंट यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करोगे, जो आपका यूनिवर्सिटी फॉर्म फिलिंग कहते हैं। तो अब देखते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई कैसे करोगे। आपने जैसे एग्जाम आ गया, आपका हो गया, रिजल्ट आ गया, उसके बाद आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी की CSAS पोर्टल में अप्लाई किया, तो आप यूनिवर्सिटी भरोगे कौन सा है, उसके बाद आप कौन से प्रोग्राम में लेना चाहते हो, BA में, BSc में या BTech में, आपको जो स्ट्रीम अच्छी लगे आपको वो चूज करना है। इसके लिए आपको क्या क्या जरूरत है, मेजर स्टेप्स क्या क्या है इसमें, कि आपको बता ही दिया कि सबसे पहले आपको सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उसके बाद सीयूटी का रिजल्ट आएगा, उसके बाद डीयू की काउंसलिंग होगी जो CSAS पोर्टल के थ्रू होगी। अब देखते हैं गाइडलाइंस क्या क्या है इसकी। दिल्ली डीयू में एडमिशन लेने के लिए आपको सीयूटी बहुत कंपलसरी है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है कि आप SOL जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है, इसमें आप एडमिशन ले सकते हो बिना सीयूटी के थ्रू, इसका अलग प्रोसीजर है। और एक ए है NCWEB मींस नॉन कॉलेजिएट ओपन एजुकेशन बोर्ड। ठीक है, और आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको भी कोई भी फॉर्म भरने से पहले आप उसका जो ब्राउचर है, जैसे बुलेटिन बोलते हैं, बुलेटिन इंफॉर्मेशन, वो पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आप भी कोई भी रजिस्ट्रेशन करने से पहले जो आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन है वो पढ़ लें अच्छे से। इसके अलावा क्या है कि आपको स्टूडेंट्स को 12th स्टैंडर्ड या 10+2 पास होना चाहिए या उसके अपीयर होना चाहिए, तो वही लोग सीयूटी दे सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप CBSE बोर्ड से भी हो, आप किसी स्टेट बोर्ड से भी पढ़े हुए होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी 10+2 के इक्विवेलेंट कोई भी आपने पढ़ा है, आपने एक एग्जाम पास किया है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं। लेकिन आपको जो 10+2 का एग्जाम अगर आपने किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से पास किया है तो किसके द्वारा रिकॉग्नाइज होने चाहिए, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी AIU। ठीक है, और लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जैसे आपको पहले ही बताया कि सीयूटी का एग्जाम देना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। और क्या होता है कि कई बार आप ऐसे सब्जेक्ट 10+2 में लेते हो जो कि सीयूटी के सब्जेक्ट्स में स्ट्रीम में नहीं होते हैं, तो आपको वो सब्जेक्ट्स चुनना है जो उसके नियर बाय होगा। सपोज आपने 10+2 में आपका बायोकेमिस्ट्री है, लेकिन बायोकेमिस्ट्री आपके सीयूटी के एग्जाम्स में नहीं है, तो जरूरी नहीं कि आप एग्जाम नहीं दे सकते हो, तो आपको उसके नियर बाय मतलब बायोलॉजी सब्जेक्ट चुन सकते हो। लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि आपका जो 10+2 का सब्जेक्ट्स का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट 50% सीयूटी के सिलेबस से मिलना चाहिए। तो ये इसकी एक कंपलसरी कंडीशन है। इसके अलावा आप वो है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन, डिफरेंट स्पेसिफिक डोमेन के लिए भी आप चूज कर सकते हो, काउंसलिंग के टाइम पे होता है, तो ऐसा आप देखेंगे। और
इसमें ये है कि आपको सीयूटी का सिर्फ एग्जाम देना, स्कोर कार्ड के बेस पे आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, जरूरी नहीं कि आपका इंटरव्यू, इसमें इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ आपका रिटन एग्जाम के बेस पे ही आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। और इसमें आपके 10+2 के मार्क्स का भी कोई वेटेज नहीं है। आप देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स मेजर सब्जेक्ट्स कौन कौन से चुनते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो आप देख सकते हो कि इसमें बीकॉम प्रोग्राम है, बीकॉम ऑनर्स है, बीए ऑनर्स है जो इंग्लिश में है, बीए ऑनर्स का पॉलिटिकल साइंस है, बीए और हिस्ट्री भी है ऑनर्स में, और आप साइकोलॉजी भी है बीए ऑनर्स में। अब देखते हैं इसके आगे आप देखेंगे कि मेजर जो सब्जेक्ट है उनका कॉम्बिनेशन क्या क्या है। तो आप जैसे देख सकते हो कि पहला क्या है, साइंस स्ट्रीम। साइंस स्ट्रीम में दो आता है, पीसीबी और पीसीएम। तो अगर आपको बायोलॉजी की स्टूडेंट है तो आपको क्या है, पीसीबी ऑनर्स के चुनना है, तो उसमें 3 डोमेन लेना पड़ेगा आपको, क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। उसके अलावा आपको एक लैंग्वेज है जिसका वेटेज कितना है, 30% है। ठीक है, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आपको 3 लेना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ प्लस लैंग्वेज। लेकिन अगर आप बीटेक कर रहे हो तो बीटेक में आपको मैथ्स प्लस लैंग्वेज प्लस जीएटी, जीएटी मींस जनरल एप्टीट्यूड, ये तीनों कंपलसरी है इसका एग्जाम देने के लिए। अगर आप आते हैं इस कॉमर्स स्ट्रीम में तो आप देखोगे कि इसके लिए भी आपको 3 डोमेन चूज करने हैं और आपको लैंग्वेज भी चूज करनी है। अब जैसे कॉमर्स में देखोगे कि बीबीए है, बीबीए में क्या है, आपको मैथ कंपलसरी है, लैंग्वेज और जीएटी, जीएटी मींस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। आप बीएमएस में भी देख सकते हो कि सेम ही है, तो बीएमएस और बीबीए के लिए आप जो सीयू2 में इस डोमेन चुनोगे वो सेम है। इसके आगे हम चलते हैं ह्यूमैनिटीज में। ह्यूमैनिटीज में आप देखोगे कि आपने, अगर आपको बीए प्रोग्राम के लिए पढ़ना है तो बीए प्रोग्राम में आपको क्या है, एक लैंग्वेज होना चाहिए। आपको जो भी बीए जिसमें करना है, एक आप डोमेन चुनोगे और डोमेन के बाद आप जीएटी कंपलसरी है। जीएटी कंपलसरी होने के बाद आप देखते हैं हम कि डिफरेंट मेजर सब्जेक्ट की कट ऑफ क्या क्या होगी। तो इसमें देखते हैं कि आपने देखा कि जो आप देख सकते हैं यहाँ पे बीएससी मैथ्स की कट ऑफ कितनी जाती है, 700 आउट ऑफ कितनी, 800। अगर आप यहीं बीएससी फिजिक्स की देखेंगे, बीएससी फिजिक्स की इन कंपैरिजन टू बीएससी मैथ कम है, कितनी है, 350, कितनी, आउट ऑफ 600। और वहीं अगर हम बीएससी स्टैट्स की देखें तो कितना, 650 आउट ऑफ 800। और बीएससी केमिस्ट्री की कितनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ओनली 300, ऑल 50%। ठीक है, तो आगे और चलते हैं। जैसे अगर हम यहाँ देखें कि बीए अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स से कर रहे हो तो इसकी कट ऑफ कितनी जा रही है, 760 आउट ऑफ 800, जो भी की बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे आप बीटेक की भी दे सकते हैं, बीटेक की कितनी जा रही है, 501 आउट ऑफ 650 है। अगर हम बीएमएस की तो कितनी है, सिर्फ 520 आउट ऑफ 800। और बी कॉमर्स ऑनर्स में देखोगे तो ये भी ऑलमोस्ट मोर देन 95% है, कितना, 780 आउट ऑफ 800। तो आप देख सकते हो कि बीए ऑनर्स के लिए और बीए इकोनॉमिक्स के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू बीएमएस और बीटेक। अगर आप देखोगे कंप्यूटर साइंस में बीएससी करोगे तो इसकी कट ऑफ कितनी जा रही, आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसकी कट ऑफ जा रही है 700, कितनी, आउट ऑफ 800। और अगर आप इसी में देख रहे हो कि बीएससी पॉलिटिकल साइंस, तो आप देख सकते हो बीए पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ है वो बीकॉम ऑनर्स और बी इकोनॉमिक्स से बहुत ज्यादा है, 792 आउट ऑफ 800 है। सेम चीज अगर हम बीए साइकोलॉजी देखी जाए, बीए साइकोलॉजी कट ऑफ कितनी है, 740 आउट ऑफ 800। और बीए हिस्ट्री, इसकी भी कट ऑफ बहुत ज्यादा, कितना, 782 आउट ऑफ 800। तब देखते हैं कि ये तो सब हो गई। अब हमने अभी तक आपने देखा है कि क्या कट ऑफ है, क्या क्या मेजर डोमेन है, उसकी स्ट्रीम्स क्या क्या है। आप देखेंगे कि CSAS पोर्टल में आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो आपका जैसे आपके स्कोर कार्ड आया आपका CUT का, आपने उसको काउंसलिंग के लिए CSAS मींस कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम में आपने रजिस्ट्रेशन किया। तो सबसे पहला पार्ट क्या है, सबसे पहला फेज है आपको CSAS पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना। उसके बाद क्या है कि आपको उसकी चॉइस फिलिंग करनी है, कौन कौन सी चॉइस फिलिंग, कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेना है, आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, बीए करना है, बीकॉम करना है, बेस्ड ऑन योर 10+2 या बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट। ठीक है, तीसरा क्या है कि आपको, अगर आपने चॉइस फिलिंग कर दी तो चॉइस एलोकेट हो गया, आपने उसको फ्री रख दिया कि आपने लॉक कर दिया कि आपको ये चॉइस लेनी है। उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो आप उसी चीज को फ्रीज कर दो या आप उसको अपग्रेड के लिए डाल दो। मान लो आपको कोई भी सीट एलोकेट हो गई लेकिन एज पर आपको फर्स्ट प्रायोरिटी वाली सीट नहीं मिली, तो आप क्या कर सकते हो, उसको अपग्रेड कर सकते हो, या आपको अच्छा लगा तो आप वो सीट ले सकते हो। इसके बाद आपको क्या है, बस कॉलेज के मजे ही मजे हैं। और क्या, अगर आपको एक बार सीट मिल गई, एडमिशन हो गया,
तो हाँ, एक बार और जानते हैं कि सीएस पोर्टल में अगर अप्लाई करना है तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको हम अपने साथ रखने हैं। उसमें पहला देखना है कि 10+2 सबसे पहले तो चाहिए आपका 10th का सर्टिफिकेट। वो किस लिए? आपका नेम के लिए और आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होता है। और आपको क्या चाहिए? 10+2 चाहिए, 10+2 की मार्कशीट चाहिए। वो इसलिए चाहिए क्योंकि 10+2 में अपियरिंग या पास वाले कैंडिडेट ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी की है तो आपको उसका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट चाहिए। वो SC ST OBC माइनॉरिटी कोई भी हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप ओबीसी में है तो ओबीसी में सिर्फ NCL नॉन क्रीमी लेयर को ही रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, क्रीमी लेयर को नहीं है, तो ये आप याद रखना। और वो भी आपका अगर आप 2025 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च 2024 के बाद का होना चाहिए। तो ये सब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी कि आपको क्या क्या चाहिए होगा CUT के तहत आपको DU में एडमिशन लेने के लिए। आपको ऐसे ही अधिक जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल सार्थक